आप सभी का स्वागत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर पहला है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है तो ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकृति से, ऑप्शन नंबर 2 है या बी है व्यवहार संबंधी विकृति से, ऑप्शन नंबर सी है पठन विकृति से, ऑप्शन नंबर डी लेखन विकृति से। तो पहले हम देख लेते हैं डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया से तात्पर्य अधिगम अक्षमता से है, अर्थात सीखने की क्षमता या योग्यता की कमी में। इसका प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1963 में सैमुअल किर्क, याद रखेंगे सैमुअल किर्क ने किया था, जिसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के आपके अक्षमता संबंधी समस्याओं का उल्लेख किए हैं। जिससे है कि डिस्ग्राफिया क्या है कि लेखन संबंधी विकार। उसी प्रकार डिसकैलकुलिया है गणित संबंधी विकार। डिस्फेसिया है वाक क्षमता विकार। इसके साथ साथ डिसप्रैक्सिया है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। इसके बाद डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार। यह सारे विकार आते हैं डिसलेक्सिया के अंतर्गत। तो इसमें हम क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकृति से संबंधित है। याद रखेंगे कि डिसलेक्सिया जो होता है वह पठन विकृति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में यदि कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कुछ देर के लिए चुप हो जाए फिर शुरू कर दे। ऑप्शन नंबर बी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। ऑप्शन नंबर सी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में परवाह न करें। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रभावी शिक्षण निम्न में से क्या है। ऑप्शन दिया है ए शिक्षक का संतोष, दूसरा शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना और समझाना, या समझना नहीं है समझाना, ऑप्शन नंबर डी है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो शिक्षण कार्य, किसी भी शिक्षक का शिक्षण कार्य तभी प्रभावी हो सकता है जब वह छात्र को अच्छे ढंग से पढ़ा सके और उसे समझा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा, अध्यापक को किसी भी विषय वस्तु पर अच्छे ढंग से ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह सही ढंग से नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं उन्हें समझा सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिया है कौशल अर्जन करना, ऑप्शन बी है व्यवहार संशोधन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत समायोजन, ऑप्शन डी है
ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो इसमें सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार संशोधन। व्यवहार संशोधन। तो अधिगम जो है कि अधिगम मीन्स होता है सीखना। सीखना या हम कहते हैं लर्निंग। कहते हैं लर्निंग कि जब तक कोई बालक किसी भी विषय वस्तु को अच्छे ढंग से सीखेगा नहीं, तब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ सकता है। मीन्स जब तक वह किसी कार्य को सही ढंग से सीखेगा नहीं, तब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया है वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, दूसरा है इसमें मूल्यांकन करना, तीसरा है पुनर्निरीक्षण, चौथा है शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण। इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स पाँचों। दूसरे में है 2, 1, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी में 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 4 में 4, 1, 5, 2, 3। तो पहले हम शिक्षण प्रक्रिया का सही क्रम देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में पहले होता क्या है कि जब कोई अध्यापक या शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो पहले उसे करना क्या चाहिए कि पहले उसे शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है जब तक वह किसी विषय वस्तु को एक व्यवस्थित ढंग से सूत्रबद्ध नहीं करेगा, तब तक उनका कार्य शिक्षण कार्य भी अच्छा नहीं हो सकता। तो पहले हम ऑप्शन नंबर यह चौथा है, इसे पढ़ा लेंगे कि शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। इसके बाद हम पाला लेंगे कि वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना। यह आपका हो जाएगा दूसरा, वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम कभी भी हम जब शिक्षण कार्य करते हैं पहले हम बालक के पूर्व ज्ञान को देखते हैं। मीन्स पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो यह आपका दूसरा हो जाएगा, वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना। इसके बाद आपका हो जाएगा शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण, यह आपका तीसरा हो जाएगा। इसके बाद आपका मूल्यांकन करना, यह चौथा हो जाएगा। इसके बाद यह पांचवा हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। में शिक्षण प्रक्रिया का जो सही क्रम है, पहले शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, इसके बाद वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, इसके बाद शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण, इसके बाद मूल्यांकन करना, पुनर्शिक्षण करना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी शिक्षक द्वारा संपट कार्य का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संपट कार्य का जो उपयोग है, ऑप्शन दिया है कि शिक्षण सामग्री को श्वेत स्वाम रूप में लिखना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को एकाग्र चित्र बनाना। सी है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। डी है शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो इसमें जो संपट कार्य है, शिक्षक द्वारा जो संपट कार्य किया जाता है, उसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि। तो वर्तमान की हम बात कर लें तो वर्तमान में अध्ययन की जो अत्यधिक प्रभावित विधि है वह होता है मिश्रित अध्ययन। अक्सर देखा गया है कि बालक हमेशा मिश्रित अध्ययन पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे, ऑप्शन दिया है, बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं। ऑप्शन बी दिया है, पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है। ऑप्शन सी, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है। या ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में जो बालक होते हैं वह कम उम्र के होते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए महिला अध्यापक या महिला शिक्षक अधिक प्रभावशाली होंगे, क्योंकि वे बच्चों को प्यार और स्नेह से व्यवहार करती हैं और उन्हें उस प्यार और स्नेह के व्यवहार से उन्हें अच्छे ढंग से समझा सकती हैं। और पुरुष अध्यापकों में ऐसी बात नहीं हो पाती, वह प्यार और स्नेह बालकों से उतने स्तर से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती हैं और जिससे बच्चों में जो सीखने की ललक है उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपना कर आनंदित होता है जब वह, ऑप्शन दिया है, उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। ऑप्शन सी है, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता हो। ऑप्शन नंबर डी है, उच्च पदाधिकारियों के बहुत समीप हो। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि डी सही होगा। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्निविष्ट करता है। तो मूल शिक्षा में जो होता है, मूल शिक्षा में नैतिक मूल्य, जो ऑप्शन दिया है पहला, नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का या आर्थिक मूल्यों का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, नैतिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किन पद्धतियों में से किसके लिए किया जा सकता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वह किस आधार पर किया जाना चाहिए या कि किस तरह से किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है, पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम के अंत में, यहाँ होना चाहिए कि पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन। ऑप्शन बी दिया है, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन। ऑप्शन सी है सतत मूल्यांकन। ऑप्शन डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपका सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत मूल्यांकन। मीन्स विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, न कि वर्ष में 2 बार, न कि अंत में 1 बार। उनका मूल्यांकन सतत होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं।
जब कुछ विद्यार्थी शरारत करते हैं या कहें जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश करते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देना चाहिए। यह भी अनुचित है कि अगर अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसे विद्यालय से बाहर निकाल दें, यह उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को पृथक रखना। ऐसा भी उचित नहीं होना चाहिए कि कक्षा कक्ष में अगर विद्यार्थी कोई अनुशासन कर रहा है तो उन्हें उन बालकों से अलग किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना चाहिए। यह भी उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना चाहिए और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जब भी बालक कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसे आत्म परीक्षण का अवसर देना चाहिए तथा उसके साथ साथ उन्हें उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनुरुद्ध मीन्स धारावाही माना जाता है यदि वह प्रश्न पूछ सकता है। तो अब इसमें भी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी है निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर डी है निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो अध्यापक इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि अध्यापक को एक निश्चित समय पे अर्थ प्रश्न या अर्थपूर्ण ही प्रश्न पूछने चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अध्यापन के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता सर्वाधिक अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए वह विद्वान होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है वह वेशभूषा में होना चाहिए। ऑप्शन सी है उसे धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन डी है वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो उन्हें उस विषय में निपुण होना चाहिए। अगर उन्हें उस विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है कि उन्हें अपने विषय में निपुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन दिया है छात्रों को जो चाहे करने दे। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दे। ऑप्शन नंबर डी है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए अध्यापक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ नरमी के साथ दृढ़ता बरतना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए हम देखें छात्रों को जो चाहे वह करने दे, तो अगर कक्षा कक्ष में जो छात्र कुछ भी अगर करे तो वहाँ भी अनुशासनहीनता होगी। जो शिक्षण कार्य है या कक्षा का जो अनुशासन है वह प्रभावशाली नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें कि छात्र के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए, तो कक्षा कक्ष में किसी छात्र के साथ अगर हम कठोर व्यवहार करते हैं या कोई शिक्षक कठोर व्यवहार करता है तो हो सकता है उसमें कुंठापन आ जाए। यह भी हो सकता है उसका या उस छात्र का जो सीखने की क्षमता है उसमें कमी आ जाए। इस प्रकार से
यह ऑप्शन नंबर बी को नहीं मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर देखें कि छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दे दें, तो यह भी ऑप्शन नंबर सी नहीं सही लगता। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर डी सही मानते हैं कि उनमें जो है नरमी के साथ दृढ़ता बरतनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो ऑप्शन है रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो। ऑप्शन नंबर बी सभी ज्ञानेंद्रिय को सक्रिय करती हो। ऑप्शन नंबर सी छात्रों को दिखाई देती हो। ऑप्शन नंबर डी है बनाने तथा प्रवेश करने में आसान हो। तो प्रभावी शिक्षण सामग्री के रूप में हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी ज्ञानेंद्रिय को सक्रिय करती हो। मीन्स कक्षा कक्ष में जो सहायक शिक्षण सामग्री है इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों के सीखने में रुचि उत्पन्न हो सके, उनके ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो ऑप्शन है उनके साथ निकटता बना लेते हैं। ऑप्शन बी है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छे अंक प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो सबसे जो इसमें लोकप्रिय की बात हो रही है, लोकप्रियता की बात हो रही है कि छात्रों में कौन से अध्यापक लोकप्रिय होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वही अध्यापक लोकप्रिय हो सकते हैं जो उनकी समस्याओं को या उनकी समस्याएं जो हैं उनके समस्याओं के समाधान में सहायक हो। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी सही मानते हैं कि उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं या वे अध्यापक जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं वे छात्रों के लिए एक प्रकार से लोकप्रिय अध्यापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 है ए है शिक्षण सामग्री की विविधता। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतरक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण शांति। ऑप्शन नंबर डी है सख्त अनुशासन। तो एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व के रूप में हम देखें तो यह इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन बी सही होगा कि शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। मीन्स जो है कक्षा कक्ष जो होता है वह प्रजातांत्रिक रूप से होता है। उसमें सभी को चाहे छात्र हो चाहे अध्यापक हो सभी को प्रजातांत्रिक रूप से कार्य किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातांत्रिक कक्षा कक्ष में छात्र को भी पूर्ण से स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने प्रश्नों को या वे अपनी समस्याओं को अध्यापक से कह सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कक्षा है या जो कक्षा कक्ष है या जो शिक्षण कक्षा है उसमें शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतःक्रिया होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो एक प्रभावी कक्षा के रूप में वह नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है कि शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ऑप्शन दिया है बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें,
सी है महान व्यक्तियों को कहानी सुनाए। ऑप्शन डी है देवी देवताओं की बात करें। तो नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि स्वयं उन पर आचरण करें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन दिया है विषय का गुण ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अच्छी संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन नंबर सी छात्र कल्याण की चिंता, ऑप्शन नंबर डी प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अच्छे संप्रेषण की क्षमता। क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें विषय का गूढ़ ज्ञान, किसी भी अध्यापक को अगर किसी भी विषय पर या जिस विषय वस्तु पर वह शिक्षण कार्य करना चाहते हैं उन्हें विषय का गूढ़ ज्ञान हो, लेकिन वह उन तथ्यों को बच्चों के सामने या कक्षा कक्ष में अच्छे ढंग से संप्रेषित नहीं कर सकते हैं तो वह चीज़ें या वह विषय वस्तु बालकों को सही ढंग से समझ में नहीं आ सकता। इस प्रकार से जो अच्छी संप्रेषण क्षमता है जो अध्यापकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर हम सी की बात करें छात्र कल्याण की चिंता, तो छात्र कल्याण की चिंता जो अध्यापक करते हैं या कह लें कि उनके विषय में जो चिंताएं करते हैं एक प्रकार से एक अच्छा अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें प्रभावी नेतृत्व के गुण, प्रभावी नेतृत्व के गुण तो हो सकते हैं, गुण तो हैं लेकिन हो भी सकते हैं, लेकिन जब तक उनमें अच्छी संप्रेषण की भावना या अच्छा संप्रेषण नहीं कर सकते तब तक उनका शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद।